स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पर। साथियों, आज हम जो आखिरी अंग है यूनाइटेड नेशन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अन्य सभी अंगों की चर्चा की है। महासभा की, आपका सामाजिक आर्थिक परिषद की, सुरक्षा परिषद की, और आपका न्यास परिषद की चर्चा की हमने। तो उस प्रकार से अब ये एक आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम इसकी भी चर्चा आज करेंगे। ठीक है ना। बहुत यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। और उससे पहले आप में से जो बच्चे भी नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी और एमए या बीए, ठीक है ना, एमए या बीए पॉलिट साइंस से, किससे, पॉलिटिकल साइंस से, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, आप फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, आपका समय, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, सही जगह पे लगाइए। समय का बहुत महत्व होता है, ये समय एक बार जाने के पीछे आता नहीं है वापस। तो आप अगर इन सब चीज़ों से अगर आप संबंधित हैं तो ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ना, शुरू में ही बता दिया जाए ताकि आप लोगों का समय का नुकसान ना हो। उसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत एवं राजनीति का पूरा है ना, पूरा यूनिट करवा रहा हूँ, पूरी यूनिट करवा रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, कोई चार्जेस नहीं है। MCQ भी होंगे और PYQ भी होंगे, PYQ भी होंगे। तो दोस्तों आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, है ना। यहाँ से हर बार जो होते हैं 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है नेट, JRF, सेट, PGT के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं, है ना। अच्छा, जैसे भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक है ना, ना भूलें, है ना। आप जितना ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा, लाइव क्लास ले पाऊँगा। ठीक है ना, लाइव क्लास के अपने बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी फ़ायदे होते हैं उसके। कोई भी अगर कोई डाउट क्लियरिंग है, कोई डाउट है, तो उसको हाथ के हाथ उसी समय क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, एक और अभी क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं। तो इसमें इतना मज़ा नहीं है, आप लाइव क्लास का ज़्यादा मज़ा है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप मुझसे उसी समय पूछ सकते हैं, या मुझसे कुछ छूट रहा है या मैंने कहीं कोई गलती की तो आप मुझे लाइव क्लास में बता सकते हैं। ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास में ये वाली फैसिलिटी नहीं होती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे देश इस देश जो इस न्यायालय के सदस्य, ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मान लो जो भी देश सदस्य हैं, ठीक है ना, जो भी देश इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं, अगर उनके बीच में कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उस मुद्दे को, ठीक है ना, दो राज्यों के मध्य मुद्दा होगा, दो राज्यों या राष्ट्रों, ठीक है ना, राष्ट्रों के मध्य का मुद्दा, ठीक है ना, मध्य का विवाद, क्या विवाद, ठीक है ना, विवाद। ऐसे विवाद को आप क्या कर सकते हो, आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं,
उठा सकते हैं ऐसे विवादों को जो दो राज्यों के मध्य में है। दो व्यक्तियों के मध्य वाले मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। दो व्यक्तियों की, इसमें जो वादी होगा ना, है ना, जो पक्ष होंगे, इसमें जो पक्ष होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्र होंगे, ठीक है ना, राष्ट्र होंगे, ठीक है, व्यक्ति नहीं हो सकते, व्यक्ति नहीं हो सकते, व्यक्ति नहीं होंगे। याद रखना ये बात, ये क्वेश्चन पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें तो राष्ट्र पक्ष जो होते हैं वो राष्ट्र होते हैं, व्यक्ति नहीं होते, ठीक है ना। व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे मुकदमा नहीं चलता है जैसा हम अपनी अदालतों में चलाते हैं। यहाँ पे राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पे ही चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उस न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। अगर मान लो सुरक्षा परिषद में कोई ऐसा कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या हो सकता है? वो न्यायालय के सम्मुख कर सकती है कि भैया एक ये समस्या है, जरा इस पे आप अपनी राय दीजिए, समस्या को सुलझाइए। संयुक्त राज्य संघ के अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं, है ना। तो जो इसकी अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो आपका सामाजिक आर्थिक परिषद हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्या हो, सचिवालय हो, है ना, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आपका महासभा हो, सुरक्षा परिषद हो, ये सब क्या कर सकती हैं? किसी भी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श कर सकती हैं, ठीक है ना, उससे जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, उससे स्पष्टता ले सकती हैं, उससे व्याख्या ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े से अदालत में पेश नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। कोई दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके बीच अगर कोई विवाद है तो इसको वहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, क्या इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। इसको कहा किनको लेके जा सकते हैं? नेशन, जो नेशन होंगे ना वो होंगे यहाँ पे आपका इस कोर्ट में वादी होंगे, ठीक है ना, पक्षकार होंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है साथियों। चलिए, चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने डम्बार्टन ओक सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के संबंध में जो प्रस्ताव पास किए थे उनमें यह कहा गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि भाई इसका विचार निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में था, तो डम्बार्टन ओक सम्मेलन के अंदर, ठीक है ना, डम्बार्टन ओक सम्मेलन के अंदर भी इसका विचार था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमंत्रण पर विधिवेत्ताओं की समिति, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, की बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक वाशिंगटन में हुई। इस बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन यहीं से पूछता है, वो सीधे आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है, या असत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से ही क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 92 से 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें अनुच्छेद 92 से लेकर 96 तक किसके बारे में बताया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, 92 टू 94 ओनली 4 अनुच्छेद है, 92, 93, 94, 95, 96, सॉरी 5 आर्टिकल्स के अंदर, 5 आर्टिकल्स के अंदर में जिक्र किया गया है, ठीक है ना, 92 टू 96। 92 का मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा, मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे प्रधान उपकरण होगा, सबसे मुख्य, ठीक है ना। 92 के अंदर में बताया गया क्या होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा जो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा, मतलब ऐसा उपकरण होगा जो क्या करेगा? न्याय से संबंधित कार्य करेगा, न्याय प्रदान करेगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि न्यायालय के निर्णयों का ठीक तरह से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष का अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का, अब मान लो जैसे इसने न्यायालय है ना, इंटरनेशनल न्यायालय है, इसने इस पक्ष के पक्ष में फैसला सुना दिया, फैसला, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला जो पक्ष है ना इसके विपक्ष में सुनाया, क्या सुनाया? विपक्ष में। और क्या सुनाया कि ये वाला जो पक्ष है ना इस वाले पक्ष को कितना देगा? $1000 देगा, ठीक है ना, $1000 देगा क्षतिपूर्ति कि कोई नुकसान हुआ, कुछ हुई दिक्कत। और ये अगर पैसा ना दे, ये इसको अगर पैसा ना दे तो कहाँ जाएगा आदमी? न्यायालय ने तो अपना फैसला सुना दिया, ठीक है ना, कहाँ जाएगा ये आदमी?
तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका सुरक्षा परिषद के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा। कहेगा कि भैया ये देखो, इसने आईसी ने ये फैसला सुनाया, मेरे पक्ष में सुनाया है, और अब ये बंदा मेरे को पैसे $1000 नहीं दे रहा है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है ना। सिक्योरिटी काउंसिल उसके ऊपर एक्शन लेगी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है, उसके आर्थिक इकोनॉमिक वो है सुविधाएं हैं वो खत्म कर सकती है, ठीक है ना। और देशों के ऊपर दबाव डाल सकती है कि वो इस देश के साथ क्या करें, रिलेशन समाप्त कर लें, ठीक है ना। क्या करें, रिलेशन समाप्त कर लेंगे। और फिर भी अगर बात ना बने तो सैनिक कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह ये क्या होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट अगर किसी के पक्ष में फैसला सुना देती है और विपक्ष फिर भी उस चीज से वंचित रखता है, तो वो पक्ष जिसके पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया है वो सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान खींचेगी अपनी ओर कि भैया ये मामला है, इसके अंदर मुझे ये फैसला आया है और मुझे सुविधाएं ये नहीं मिली है या हर्जाना नहीं मिला है, और फिर सुरक्षा परिषद उस पर एक्शन लेती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 को, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, 3 अप्रैल 1946, वर्ष पूछ लेगा कि भाई कौन से वर्ष में हुई थी, तो 3 अप्रैल 1946। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में बना है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान भी है कि भाई कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, प्रक्रिया संबंधी सारे इसमें आर्टिकल्स उसमें इनके संविधान में 70 अनुच्छेद है, ठीक है ना। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का संविधान था, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान है। इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य, संचालन नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी गई हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसका अधिकार, क्या क्या है, संचालन का नियम कौन कौन से हैं, प्रक्रिया क्या क्या है, नियम इनके बारे में दी गई है। अब इसका ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, ठीक है ना, कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, ये हेग में स्थित है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की अब इनका न्यायालय का गठन कैसे होता है जरा उसके बारे में चर्चा करें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जजों की संख्या कितनी है, 15 रखी गई है। कितनी रखी गई साथियों, 15। ये न्यायाधीश अपने में से एक सभापति एक उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। अब ये जितने भी 15 न्यायाधीश है ना, ये अपने में से ही एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव 3 वर्ष के लिए करते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्या कितने वर्ष के लिए किया जाता है, तो 9 वर्ष के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। यह ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक राष्ट्र के न हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई एक प्रकार से लोकतंत्र सा बना रहे हैं, ठीक है ना, कि एक ही राष्ट्र से 2 न्यायाधीश ना आ जाए, ठीक है ना। हर एक भाई 15 ही है, सदस्य ज्यादा होंगे तो संभव नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि कम से कम एक राज्य से या एक राष्ट्र से 2 न्यायाधीश ना आ पाए, है ना। इनका क्या हो सकता है, दोबारा चुनाव भी हो सकता है। चुनाव करते समय ध्यान रखा जाता है कि भाई सभी न्याय व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ठीक है ना। विश्व की सभी न्याय व्यवस्था मतलब ऐसा है कि भाई कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय महाद्वीप से भी लें, यूरोप से भी लें, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, हर एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से कभी आता है नहीं। न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। गणपूर्ति कितनी रखी गई है, 9, ठीक है ना। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, बहुमत से, ठीक है ना। तो बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन कम से कम 9 तो होने चाहिए, ठीक है ना। 9 तो होने चाहिए, 15 में से 9 तो होने चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, बहुमत से फैसला लिया जाएगा। कम से कम अगर 9 है तो 5, और अगर 15 पूरे हैं तो कितने लिए जाएंगे, 8, इतने, ऐसे बहुमत बनेगा, ठीक है ना। आधा प्लस में 1, आधा प्लस में 1, ठीक है ना। 1 कि मतलब जैसे अगर मान लो 15 है तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5 होगा, लेकिन हो नहीं सकता ये, है ना, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना।
और दूसरी तरफ कितने बचेंगे 7, तो कितना होगा 7 और 8 ये 15 हो गए। तो बहुमत यहाँ इस तरफ है, बहुमत मतलब ज़्यादा लोगों का मत इस तरफ है। ऐसे ऐसे फैसला होता है यहाँ पे। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णयात्मक उसके बाद अगर मान लो बहुमत फिर भी ना हो तो जो सभापति होगा वो निर्णायक मत डालेगा, ठीक है ना, निर्णायक मत डालेगा, अदरवाइज वो अपना मत नहीं डालता। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी में, किसमें है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रेंच में है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली समय तैयार करता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बाहर का सुरक्षा परिषद या महासभा तय करे, नहीं, ये अपनी नियमावली खुद समय तैयार करता है। अब इनके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? 2 तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं, एक स्वैच्छिक और एक अनिवार्य। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय निम्न 3 तरह के, एक परामर्श वाला भी होगा, एक परामर्श वाला भी होगा, स्वैच्छिक, अनिवार्य और परामर्श, ठीक है ना, जिसमें ये क्या करता है, ये परामर्श देता है, ठीक है ना। जितने भी इसके अभिकरण हैं, जितने भी अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, उन सबको क्या देगा, उनको आपका परामर्श देगा। समझते हैं ऐच्छिक कार्य क्या क्या है दोस्तों। न्यायालय की विधि मतलब यह धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार करता है जिसको संबंधित। अब भाई अगर जो राज्य या राज्यों ने जो भी इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने जो भी मुद्दा रखा है, ठीक है ना, जो भी मामला रखा है, जो भी केस रखा है, तो उसकी सुनवाई वो करेगा ही करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, वो करेगा। और उसके बाद क्या है, ये अनिवार्य, कंपलसरी। राज्य समय घोषणा करे कि इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। ये है संधि की व्याख्या करना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में संबंधित सभी मामले, ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति के रूप या परिणाम, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका अनिवार्य क्षेत्राधिकार है, ठीक है। क्या है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, तो ये कि भाई राज्य लेके गया, 2 राज्य अपना मामला लेके गए कि भैया हम आपके सामने ये मामला रखना चाहते हैं, तो ये ऐच्छिक क्षेत्राधिकार हो गया, ठीक है ना। उसको लगेगा तो वो करेगा, नहीं तो हो सकता है वो उसको ना जरूरी समझे तो वो ना भी करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब जो इसके सदस्य होंगे वही अपना मामला ले जा सकते हैं। जो सदस्य ऐसे हैं जो इसके सदस्य है ही नहीं है, ठीक है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य नहीं है वो भी अपने विवाद ले जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि उनका ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। वो देखेगा समझेगा कि भाई ये मामला जो है इस तरह का मामला है भी कि मेरे पास लेके आया जाए, है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मामला जिसको जबरदस्ती अंतर्राष्ट्रीय सतर का बनाने की चेष्टा की जा रही हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे हमारे भारत के अंदर, भारत में क्या है कि जो जम्मू कश्मीर का मामला है वो हमारा अपना अंदरूनी मामला है, ठीक है ना। ये क्या करता है, वहां ले जाके महासभा में और आपका सुरक्षा परिषद में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान रोता रहता है, गाता रहता है ना, इस मामले को उठाता है। तो न्यायालय कहता है भैया जाओ यार, तुम उसका अपना पर्सनल मामला है, क्यों उस मामले की सुनवाई हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंदर आ जाता है कि भाई ठीक है ना। लेकिन ये अनिवार्य है, ठीक है ना। जब न्यायालय आवश्यक समझे क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लेता है। संधि की व्याख्या करनी हो कि भाई कोई संधि हुई हो, ठीक है ना, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद के उसमें या अन्य 2 राज्यों के बीच में कोई संधि हुई है, तो उस संधि की व्याख्या करनी है, तो उसके संबंध में, या यूनाइटेड नेशन के अंदर भी बहुत सारी संधियां, सम्मेलन, समझौते होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्षेत्र से संबंधित अगर कोई मामला है, ठीक है ना, जैसे समुद्री कानून होता है, समुद्री कानून है, या आपका आकाश मार्ग वाला जो कानून है, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो इससे संबंधित कोई मामला है, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिससे सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए, ठीक है ना, या अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम। तो ऐसे मामले क्या है, ये अनिवार्य क्षेत्राधिकार है, इनमें तो ये एक्शन लेगा ही लेगा। और फिर उसके बाद क्या है आपका, है एक परामर्श। क्या है, परामर्श। अब इसमें क्या होगा
जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी अंग हैं, यूनाइटेड नेशन के अंग हैं, ठीक है, चाहे वो आपका महासभा हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, जितने भी अंग हो, ठीक है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, ये सब अगर परामर्श मांगते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट से वो मांगते हैं, परामर्श मांगते हैं, तो ये परामर्श दे सकता है, ठीक है ना। तो एक ये तीसरा कार्य है परामर्श देना। न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति, एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वो किसी मामले में विवादी होने पर अंतर न्यायालय के अब ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, जैसे आप यूनाइटेड नेशन के सदस्य बनते हो, ठीक है ना, तो आप किसी मामले में अगर विवादी बनते हो, ठीक है ना, किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच में अगर विवाद है और वो मामला यहाँ पे जाता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ठीक है ना। तो आपको वो मामला, वो निर्णय मानना पड़ेगा। और इसका वर्णन किसमें है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 94 अनुच्छेद 94 में, ठीक है ना। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? सुरक्षा परिषद के पास जाएगा और उससे कहेगा कि भैया न्यायालय ने क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ने मेरे फेवर में, है ना, मेरे फेवर में क्या दिया है, फैसला दिया है, लेकिन वो सामने वाला पक्ष बात नहीं मान रहा है, ठीक है ना। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अब भाई कोई एक्शन लेना है कि भाई सपोज करो कोई मुद्दा है या मामला है, इसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाक, ठीक है ना। फैसला भारत के पक्ष में आ गया, लेकिन ये नहीं मान रहा, ठीक है ना, ये नहीं मान रहा है, ये मनमानी कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, फैसला नहीं मान रहा है। तो भारत किसके पास जाएगा? सुरक्षा परिषद के पास, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के पास गया और उसने कहा कि भैया ये मेरे को हर्जाना नहीं दे रहा है, पाकिस्तान मेरे को हर्जाना नहीं दे रहा है, इसके ऊपर $2000 का क्या लगा है? जुर्माना लगा है, जो मुझे मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति के रूप में, ये नहीं दे रहा है, आप दिलवाओ। तो सुरक्षा परिषद क्या करेगा? आपको कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जब भी करेगा, ये जो भी फैसला लेगा, ठीक है ना, उसके लिए क्या होगा? जो 9 सदस्यों का, 15 सदस्य है ना वहां पे, 15 में से 9 सदस्यों का समर्थन, और इसी में 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन भी चाहिए होगा, जो वीटो वाले हैं, वीटो, ठीक है ना। कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रसिया, इनका समर्थन चाहिए होगा, ठीक है साथियों। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्रवाई करेगा। व्यवहार में देखा गया है कि न्यायालयों के निर्णय राज्य आदर करते हैं। अब ये ऐसा होता नहीं है कि मतलब इनके निर्णयों की कोई अवहेलना कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी, तब से लेकर 2020 के अंत तक 178 मामले प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 26 सलाहकारी परामर्श, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने 26 सलाहकारी परामर्श देने का अनुरोध किया था इसको कि भाई हमें सलाह दो। तो ये एक तथ्य याद रखना। तो ये था दोस्तों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था, लेकिन अच्छा था और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो एक चीज़ करना ना भूलें, लाइक, शेयर, है ना, और सब्सक्राइब, है ना। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।